गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 विषय अपने एनसीईआरटी साइंस शुरू कर रखी है और इसके अपने 1 से लेकर जो 17 तक के पाठ हैं वो अपने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और अपनी 7वीं कक्षा की विज्ञान की बुक का लास्ट चैप्टर 18वां इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? अपशिष्ट जल की कहानी। कि अपशिष्ट जो जल होता है जिसको सीधा ही बहाया जाता है, यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा जल होता है कपड़े धोने के बाद का, बर्तन धोने के बाद का, तो इस अपशिष्ट जल की क्या है, यह है कहानी है। उसी के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे कि हम सभी लोग अपने घरों में अपने सभी जल का उपयोग करते हैं, उसे गंदा या दूषित भी करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उससे वो जल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? जैसे झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जो जल होता है, सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से जो नलियों में बहता है वह क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। जिसको हम यूज़ करने के बाद सीधा ही नलियों में बहा देते हैं वह क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में जो प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए कि हम ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बनाना चाहिए। कि हम जिस जल को दूषित समझकर उसको अपने नदी नालों में बहा देते हैं, उसी जल को यदि हम पेड़ पौधों में या किसी अन्य कार्य में यूज़ ले सकते हैं तो हमें कुछ हद तक ऐसा करना चाहिए। इसके बाद देखो कि जल हमारी क्या है? जीवन रेखा है। जल हमारी जीवन रेखा है। इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ा आपने, उससे पहले का 16वां लेसन था शायद आपका, कि जल ही जीवन है, कि जल हमारी क्या है? जीवन रेखा है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यह हमारी क्या है? जीवन रेखा है। जो स्वच्छ जल है वह मानवों की क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। स्वच्छ जल हमारी मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग पर विचार करते हैं। तो क्रियाकलाप देखो 18.1 क्या दिया है? क्रियाकलाप देखो 18.1 क्या दे रखा है कि वर्ताकार खाली स्थानों पर हम स्वच्छ जल के उपयोग लिखने हैं। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है और आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हो। स्वच्छ जल का प्रयोग हम पेयजल में करते हैं, हम खाना पकाने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं और उसके अलावा हम हाथ धोने में भी करते हैं, नहाने में भी करते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप कितने भी जो भी चाहो लिख सकते हो। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए जो उपयुक्त स्वच्छ जल है वो सभी को प्राप्त नहीं होता। ये है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो स्वच्छ जल है, क्योंकि जो स्वच्छ जल की मात्रा है बहुत कम है। कई स्थानों पर तो फिर पानी के प्राप्त स्रोत नहीं है, तो उनको दूर से पानी को लेने जाना पड़ता है। तो जिस जगह से वो लेके आते हैं कई बार उस जगह पर भी फिर पानी प्राप्त नहीं होता। तो एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखो 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को, बहुत बड़ी संख्या होगी जिनको पीने के लिए सुरक्षित पेयजल ही नहीं प्राप्त होता। तो इसी के कारण विश्व की जनसंख्या का जो बहुत बड़ा भाग है वो इनसे संबंधित जो खराब पानी पीने से फिर जो रोग होते हैं उन रोगों से फिर वो पीड़ित रहता है और फिर धीरे धीरे वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय में 16 में भी पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में लोग, जहाँ तक कि बच्चों को भी स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो यह मानव की गरिमा के लिए एक गंभीर समस्या है कि जो सुरक्षित पेयजल ही ना मिले उनको। तो यह है कुप्रबंधन का नतीजा भी है। और कई जगह मतलब जो पेयजल के स्रोत तो होने ही चाहिए, हर कोई एरिया फिक्स करके उसके आसपास, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अध्याय 16 में अपने ये पढ़ा कि जो जनसंख्या वृद्धि है, प्रदूषण है और औद्योगिक विकास है और कुप्रबंधन है, ये सारे क्या है? कारक है जल की आपूर्ति की बढ़ती कमी के बारे में जो जिम्मेदार है। कि जो प्रबंधन ही सही ढंग से किया जाए
ताकि हर गली मोहल्ले हर आदमी को जो सुरक्षित पेयजल पीने के लिए जो पानी है वो तो कम से कम सही उनको मिल जाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। 2005 से 15 को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया और इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था कि जब 1 करोड़ व्यक्तियों को जो पानी नहीं मिल रहा सुरक्षित, तो इस दशक में कम से कम मतलब 50 लाख व्यक्तियों को पानी मिल जाए। 20 से ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो आंकड़ा है वो क्या हो जाए, आधा हो जाए। उस आंकड़े को आधा करने का प्रयास किया गया जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। तो ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जो टारगेट निर्धारित किया था उसको प्राप्त करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तो जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश या उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश या उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना क्या है, सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह जो प्रक्रम है सामान्य रूप से बाहित मल उपचार कहलाता है। यह क्या कहलाता है? बाहित मल उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहित मल उपचार। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। इसके क्या है? अनेक चरण है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। तो अपने देखते हैं कि बाहित मल क्या है। जो बाहित मल है ये घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। बाहित मल क्या है? घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला जो वर्षा जल है वो अपने साथ क्या ऊपर से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको लेकर आता है। बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। इसमें अधिकांश जल में क्या होते हैं? घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। क्रियाकलाप 18.2 क्या कहता है कि अपने घर के आसपास, विद्यालय या सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए, उसमें बहने वाले जल का अपने निरीक्षण करते हैं तो बाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षकों से इस पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार जो प्राप्त सारणी है उसको 18.1 में अपने लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बाहित मल है यह एक जटिल मिश्रण होता है। बाहित मल जटिल मिश्रण का अर्थ कि इसमें बहुत चीज़ें मिल जाती है जो कठोर आवरण बन जाता है। पता नहीं अपने को क्या क्या चीज़ें इसमें रास्ते में मिलती आती है, जिसमें अशुद्धियाँ, ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्वों, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें मतलब बहुत कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब यही है कि एक जटिल मिश्रण होता है, समझ नहीं आता कि इसमें क्या क्या मिला, बहुत कुछ मिल जाता है। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं वो क्या हैं, इस प्रकार है। जो कार्बनिक अशुद्धियाँ माने तो इसमें क्या होता है? मानव का मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल हो, यूरिया हुई, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी का कचरा आदि, ये सारे क्या होंगे? कार्बनिक अशुद्धियाँ होगी। इसके बाद अकार्बनिक अशुद्धियों में नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, फास्फोरस, ये सारे क्या होंगे? अकार्बनिक अशुद्धियों में
जीवाणुओं में हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जो हैं ब्रिबियो क्लोरी और सालामोनेला पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव हैं पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले जो प्रोटोजोआ वगैरह है। कि ये मतलब बहुत प्रकार की इसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है। इसीलिए बाहित मल को क्या कहते हैं, एक जटिल पदार्थ कहते हैं, क्योंकि अपनी समझ से बाहर है हो जाता है कि इसमें मिला क्या है। ये तो एक कुछ उदाहरण है, अभी ये पूरे नहीं है, ये क्या है अभी कुछ उदाहरण है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ मिल जाता है बाहित जल में। इसके बाद देखो जल का जो शोधन है वो एक महत्वपूर्ण यात्रा, इसके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।